हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूजीसी एनटीए पे। मेरा नाम रामूपुरी है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से किया हुआ है। 2 टाइम नेक्स्ट पास आउट हूँ। जो दोनों मर्ज एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2020 जून 2021, उसमें ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाइड था। और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी दिसंबर 2021 और 2022 जून का जो मर्ज एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने नेट क्वालिफाइड किया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज डिस्कस कर लेते हैं यूजीसी नेट के जो पहला पेपर है, यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या तैयारी करना है पहले पेपर में। तो मैं आज बेसिक रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड का जो डेफिनेशन है और टीचिंग में जो मॉडल यूज होते हैं, टीचिंग के जो बेसिक मॉडल हैं, उनके ऊपर बात करूँगा। यह मेरा पहला वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास का। तो पहला वीडियो में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में क्यों इंक्लूड है और क्यों पढ़ा जाता है इसे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि टीचिंग होता क्या है, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण से तात्पर्य यह है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध तरीका है, किसी ज्ञान को या अनुभव को शेयर करने का एक योजनाबद्ध तरीका कह सकते हैं हम उसे। योजनाबद्ध तरीके को हम लोग शिक्षण के रूप में जानते हैं। और शिक्षण के और क्या क्या कार्य होते हैं वो भी देख लेते हैं। शिक्षण पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग। पहला पॉइंट देख लीजिए, टीचिंग का क्या अर्थ होता है। टीचिंग का पहला पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने का प्रोसेस है, उसका उद्देश्यपूर्ण दिशा है ये। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है? छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर, ज्ञान और अनुभव जो देते हैं उनके आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जैसे हम लोग टीचिंग करते हैं, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते रहते हैं हमें, तो वो भी टीचर बनने से पहले बहुत सारी तैयारियां करके टीचर बनते हैं। और टीचर बनने के बाद वो अपना संप्रेषण ऐसे रखते हैं कि हर कक्षा में बच्चे को अब उनकी बात समझ में आए और वो एक प्लान करके आते हैं। तो वो जो प्लान किया हुआ जो तरीका रहता है कि आज इस यूनिट को पढ़ेंगे, आज इस यूनिट से ये चीज़ें पूछी जाएगी, तो उसको लेकर जो बात हम कह रहे हैं वह शिक्षण है। जो योजनाबद्ध तरीका हम बना रहे हैं वो शिक्षण के अंतर्गत बना रहे हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, शिक्षण से हम क्या समझ सकते हैं, समझ में क्या आता है उसके विषय में मैं एक बार बात कर लेता हूं। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो एक अनुकूल वातावरण, जैसे अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस गवर्नमेंट के जरिए बनाए हुए हैं और जिससे हम लोग भी पढ़े हुए हैं। तो शिक्षण वही क्रिया है। इसके बाद है हम लोग के पास चौथा पॉइंट जो है मेरे पास, वो है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। वही बात फिर से दोहराया जा रहा है यहाँ पे कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो जितना अच्छा कोऑर्डिनेटेड प्लान होगा आपका, जितना अच्छा आप बना के प्लान बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उतना अच्छा
टीचिंग माना जाएगा। तो पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षण पूर्व निर्धारण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अब पूर्ण निर्धारण उद्देश्यों से क्या मतलब है, हम लोग टीचिंग करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने के लिए करते हैं, कुछ कोई जॉब पाने के लिए करता है, कोई आज मेन तो वही उद्देश्य है जॉब को पाना। तो हम लोग जब भी टीचिंग करते हैं तो मुख्य उद्देश्य इंडिया का जो शिक्षा पद्धति है उसमें यही रखा गया है कि पढ़ने के बाद आपको जॉब करनी है। तो टीचिंग का भी वही उद्देश्य होता है और वही चीजें आजकल पढ़ाई भी जा रही हैं। पांचवा पॉइंट के बाद हम लोग देख लेते हैं छठवां पॉइंट क्या है टीचिंग के विषय में। तो टीचिंग क्या है, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो ये भी बात वही कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया। वहां पे टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, विषय वस्तु होगी और वो माहौल जो एक प्लान तरीका होगा। जब जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये भी एक तरीके से क्या है, टीचिंग है। तो टीचिंग कहां कहां हुई, वो हम लोग अभी मैं जिस तरीके का बता रहा हूं, या फिर आप भी क्लास में जाते होंगे, आपने 12वीं पढ़ा होगा, कॉलेज किया होगा, तो जिस तरीके से टीचर प्लान बना के आते थे और हमें जो चीज़ें बताते थे कि आज इस इतना टाइम दिया गया है, इस पीरियड में इन विषयों पर बात किया जाएगा, तो वो क्या करते थे, प्लान बना के आते थे। तो वो जो प्लान बनाया हुआ और योजनाबद्ध तरीका है जिसमें अनुशासन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे हम शिक्षण कह सकते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहा टीचिंग के बारे में। अब एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, क्षमता। तो क्षमता क्या है, ज्ञान स्थानांतरित करने की, या कह सकते हैं जो बात आप बता रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो उसको बखूबी प्रस्तुत करना, उसकी एबिलिटी होनी, क्षमता होना उसका। कि जैसे टीचिंग तो हो चुका, टीचिंग तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन कुछ ही लोग टीचर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो संप्रेषण करने की कला रहती है, वो जो क्षमता रहती है, उसे सीखा जाता है। बीएड डीएड की जो क्लासेस होती हैं वो सब किए जाते हैं और उसके तहत वो क्षमता टीचिंग का सीख जाते हैं और सीखने के बाद वो पढ़ाने लगते हैं। तो जो क्षमता रहती है, तो हम कह सकते हैं ज्ञान को स्थानांतरित करने की जो क्षमता है, तो उसे हम लोग एप्टीट्यूड कहेंगे। तो यूजीसी नेट के द्वारा टीचिंग एप्टीट्यूड में यही चीज बताया गया है। क्योंकि हम लोग नेट किस लिए क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग भी प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने का जो हम लोग का जो विधि होगा वो कैसा होगा और हम लोग कितना जानते हैं उस चीज को, एक सिलेबस को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, बच्चों को कैसे समझ में आए, ऐसी बातें रखनी है। तो वो चीजें टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत आता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड इक्वल टू टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग हमने जाना वो योजनाबद्ध तरीका, और उस योजनाबद्ध तरीका को स्थानांतरित करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसे हम एप्टीट्यूड कहेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यह हुआ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम लोग जान लेते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण और देता हूं। जैसे बहुत सारे लोग टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग कर लिए, एमबीए एमबीए कर लिए, बहुत सारी चीज़ें, जितने कमर्शियल कोर्सेस हैं, एमटेक बीटेक इंजीनियरिंग सब कर लिए। इसके बाद अब वो उतना तो ज्ञान कर लिए, उतना ज्ञान प्राप्त कर लिए, लेकिन उसे अगर कहें कि ठीक ढंग से कोई बताए, आजकल की जैसे बहुत सारी संस्थाएं खुल चुकी हैं, तो बच्चे जो चीज़ पढ़े हुए हैं उन चीज़ को उसी चीज़ को ही नहीं बता पाते। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे शिक्षण जो शासन है, शिक्षा का जो शासन पद्धति है वो गलत है। तो आजकल की लोगों में ये चीज़ें बहुत ही कम पाई जाती हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है लोग उसे ही नहीं जान पाते अच्छे से। तो हम लोग के शिक्षण पद्धति में बहुत सारी गलतियां हैं अभी। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। यह मुख्य टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। शिक्षण के 3 आधार होते हैं। पहली अवधारणा 3 पिलर ऑफ एजुकेशन। हम लोग ज्ञान क्यों ग्रहण करते हैं, हम लोग ज्ञान क्यों लेना चाहेंगे,
जन्म लेते हैं उसके बाद से हम लोग के साथ नॉलेज गेन वाली चीज़ें तो होती रहती हैं, हम हर टाइम सीखते हैं, लाइफ टाइम हम लोग सीखते हैं, लेकिन शिक्षण जो शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है, क्यों, कैसे और क्या। तो हम लोग ज्ञान कैसे लेते हैं, ज्ञान का उद्देश्य कहाँ से आया, दर्शन शास्त्र से। क्यों सीखा जाए का हल हमें दर्शन शास्त्र से मिल जाता है। फिर कैसे, वो मनोविज्ञान में बातें चलने लगती हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो क्या करना है, क्या से तात्पर्य समाज शास्त्र से, कहाँ करना है, क्या करना है, किसके लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो दर्शन से क्यों करना है दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से कैसे करना है, और क्या करना है वह समाज शास्त्र से बिलोंग करता है। तो ये शिक्षण के 3 आधार हुए। दूसरा जो हम लोग के पास फिलोसफी है, ये कॉन्सेप्ट हैं, जो शिक्षण है, टीचिंग है, उससे कुछ अवधारणाएं हैं, फिलोसफी कह सकते हैं आप लोग। फिलोसफी है ये, जिसको हमें जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी नेट में देखने को मिला हुआ है, और आने वाले एग्जाम में भी संभावना होगा इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो क्या करें। तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोग का आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है हमारा, ये आइडियलिज्म है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइडियलिज्म से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो आइडियलिज्म को एक बार पढ़ लेता हूं, इसके बाद अच्छे से समझाता हूं। आइडियलिज्म क्या है कि आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज जो है हम लोग की, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्ति के उन्नयन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल देते हैं। तो हम लोग ज्ञान किसे मानते हैं, संक्षिप्त शब्दों में कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे व्याख्या आदर्शवाद की ही आत्मा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम ज्ञान किसे मानते हैं। आदर्शवाद में यह बताया गया है कि सारी चीजें जो दुनिया की जितनी भी मोह माया है, सारी भौतिक फिजिकल चीजें हम लोग के जीवन में उपयोगी नहीं है उतना। हमें किस पर फोकस करना है, आइडियलिज्म यह कहता है कि हमें गॉड के ऊपर, परम ब्रह्म जो है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्म है, उसके बारे में जानना है। तब हम अगर उसे जान लेंगे तब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उसे हम लोग अच्छे से निभा पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को आत्मसात करके हम किसका ज्ञान प्राप्त करें, भगवान तक जाने का रास्ता प्राप्त करें, गॉड के पास, गॉड को जानने और उसे देखने और उसके लिए शिक्षा ग्रहण करें। तो आदर्शवाद यही कहता है कि सारी चीजें, आसपास की जो भी चीजें हैं वो नश्वर है, बस एक ही सत्य है, वो है परम परमेश्वर। तो उसके बारे में हमें ज्ञान हासिल करना है। तो ज्ञान का मतलब आदर्शवाद में यह दिया हुआ है। तो आदर्शवाद के कुछ समर्थक हुए, उनके नाम मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आदर्शवाद के कुछ समर्थक में फॉरवेल हैं, कैंट हैं, प्लेटो हैं, ग्रीक के जो प्लेटो हैं, स्वामी विवेकानंद भारत के जानते होंगे आप लोग, फिर स्वामी दयानंद हैं और श्री अरविंदो। ये हुए आदर्शवाद के कुछ समर्थक, जो लोग गॉड के बारे में ही, गॉड को जान लेना, उसके तक पहुंच जाना ही शिक्षा मानते थे। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पे चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। तो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आसपास की जो चीजें हैं वो वही, उसी चीज को ही हमें पढ़ना है, जो आसपास व्याप्त है, जो प्रकृति है, उसका ज्ञान ही प्रकृतिवाद, उसका ज्ञान ही रियल ज्ञान है। इस चीज को प्रकृतिवाद में बताया गया है।
उदाहरण भी मैं दे दिया हूं, उदाहरण को पढ़ लेते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है, कोई बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें। गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा और वो उस चीज से शिक्षा ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद से आया हुआ है। प्रकृतिवाद कह रहा है कि आप आसपास की चीजों में जो चीज है उसे ही सत्य माने, जो आपके सामने प्रत्यक्ष है उसे ही सत्य माने। यह बात प्रकृतिवाद में कहते हैं। और ये लर्निंग बाय डूइंग को शिक्षा ज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानता है कि ज्ञान सही में है क्या। तो जो हम लोग करके सीखते हैं वही हम लोग का ज्ञान है, और आसपास की चीजों से ही सीखते हैं। यह प्रकृतिवाद में बताया गया है। प्रकृतिवाद के कुछ समर्थक हुए, उसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे बड़े समर्थक थे, रोशियो, इसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये लोग थे जो कि प्रकृतिवाद के समर्थक हुए। और चौथा पॉइंट है हम लोग का, चौथा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे चौथा लिखना था, ये प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद से क्या तात्पर्य है हम लोग देख लेते हैं। प्रयोजनवाद क्या है उसे एक बार अच्छे से देखते हैं। प्रयोजनवाद, जॉन डेवी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया है। इनके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे हम लोग प्रयोगवाद भी कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म जो है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आप जो करते हैं उसके बाद करने के बाद जो आपका अनुभव होता है, करते करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम लोग कोई चीज़ को सीख रहे हैं, तो हम लोग के पास जो मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग कर दिए हैं और उसका हमें अनुभव हो चुका है कि ये गलत है, तो हम लोग उसको दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अनुभव हो जाता है, फील हो जाता है कि हमने एक्सपीरियंस ले लिया कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, मेरे लिए हानिकारक है। तो इस बात को प्रयोजनवाद में बताया जाता है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए उपयोगी है, उन चीज़ों पर फोकस करें और उन चीज़ों पर फोकस कर ज्ञान को अर्जित करें जो तो आपके लिए जो अच्छा है, जो आपको फायदेमंद दे या फायदे में रखे, जिससे आपको करके मजा आता है, तो वो प्रयोजनवाद में बताया गया है। तो इसके सिद्धांत का अर्थ है जॉन डेवी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और जॉन डेवी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डेवी थे इनके समर्थक, मेट थे, किपट्रिक करके हैं वो थे। तो पांचवा हम लोग का एक और सिद्धांत है, फिलॉसफी एक और है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि फिलॉसफी क्या कहता है। तो वो बात करता है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड हैं, जिनका यह कहना है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं इसीलिए सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है। मूल मंत्र है अपने आप को जानना। तो अस्तित्ववाद में यह कहा जाता है कि अपने आप को ही जानिए कि आप क्यों हैं, कैसे हैं और किस लिए आए हैं। तो अपने आप को आप अच्छे से अगर जान लेते हैं तो वो ज्ञान होगा, वह अस्तित्ववाद के अंतर्गत ज्ञान की परिभाषा होगी। तो ज्ञान के लिए ये परिभाषा दिए गए हैं। यहाँ पे जो जितने पांचों जो पांच मैं पॉइंट बताया, शिक्षण के संबंधित कुछ अवधारणाएं जो बताया मैं, वो ज्ञान को प्रभाषित करते हैं कि हम लोग जब शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं तो ज्ञान का मुख्य रूप क्या है, तो हम लोग ज्ञान किसे मानते हुए टीचिंग करें। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलता हूं मैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, उनके बारे में उन्होंने कुछ बहुत सारी अवधारणाएं दी हैं जिससे क्वेश्चन बन के निकलते हैं। कुछ अवधारणाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला अवधारणा जो है वह है बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा सिस्टम। महात्मा गांधी इसके प्रस्तावक थे, आप लोगों को पता ही होगा। फिर है दूसरा अधिगम, प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए। प्रकृतिवाद में हमने अभी रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाई था। फिर एकात्म शिक्षा,
एजुकेशन जो है वो श्री अरबिंदो जी ने बताया। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान दें, तो ये दर्शन शास्त्र के ऊपर आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। फिर हम लोग के पास है मानव मन को बदलने के लिए जो शिक्षा होता है वो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा दिया गया है। फिर प्रायोगिक शिक्षा जो है जॉन डेवी अभी पढ़े प्रयोजनवाद में। फिर हम लोग के पास व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्वशिक्षा जो हम लोग का अस्तित्ववाद है उसे मारिया माटेश्वरी करके हैं एक, उनके द्वारा दिया गया है। फिर है किंडरगार्टन स्वगतिविधि रचनात्मक और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना, तो यह सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया था। तो कुछ अवधारणाएं हैं और उसके कुछ प्रस्तावक हैं, तो उन चीज़ों को लेकर हमें ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाया हूँ मैं, बहुत सारी सर्च खोजबीन के बाद यह वीडियो बना है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, आने वाले टाइम पे आप लोग अच्छे से इसे पढ़ के जाएंगे तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसे अवश्य क्रैक करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग एक और सिद्धांत बच गया था, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए और प्रकृति ही केवल शिक्षक है। तो ये भी जो रूसो थे उनके बारे में है, प्रकृतिवाद को प्रदर्शित करते हैं। तो जीन जैक्स रूसो नाम था उनका पूरा नाम, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आइए दिखाता हूं मैं आपको, ये प्रयोजनवाद जो है उस पे यहाँ पे है ना, सॉरी प्रकृतिवाद जो है यहाँ पे रूसो करके हैं जो व्यक्ति, तो उनका नाम जैनजम जो रूसो करके उनका असली नाम है। तो ये भी प्रकृतिवाद को ही मुख्य शिक्षा मानते हैं। तो प्रकृतिवाद का एक और अच्छा उदाहरण है, आजकल जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकृति को तो पढ़ रहे हैं, बाहर की चीज़ों को तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है आजकल का वो प्रयोजनवाद पे बेस्ड है। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताएं। ये भी इस टॉपिक को आप लोग मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, मैं ये नोट्स वहाँ पे डाल दूंगा तो आप लोगों को आसानी होगा, इस चीज़ों को अच्छे से और पढ़ सकते हैं। तो शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताओं के आधार पे मैं देख लेता हूँ इसे कि क्या है, तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाइए। शिक्षण का तात्पर्य तो समझ ही गए। अब टीचिंग की प्रकृति क्या होती है, जो हम लोग शिक्षण है हमारा उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति है जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, ट्रायंगल होती है, तीनों तरफ से साइकिलिंग होती रहती है, जिसमें टीचर मुख्य भूमिका निभाता है, स्टूडेंट को ज्ञान देता है। स्टूडेंट किससे ज्ञान ले रहा है, कंटेंट से, और कंटेंट को कौन पढ़ता है, टीचर पढ़ के स्टूडेंट को देता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसके मद्देनजर हम लोग कह सकते हैं कि टीचिंग की जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। फिर उसके कुछ विशेषताएं भी होती हैं, देख लेते हैं हम लोग। टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे शिक्षण और अधिगम, जो लर्निंग है और शिक्षण है, जो क्रिया है, शिक्षण की जो क्रिया है, टीचर और स्टूडेंट जब पढ़ाते रहते हैं टीचर, तो वो जो क्रिया है ना, वो क्रिया और शिक्षण के अधिगम, जो लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम और शिक्षण के बीच अखंडता से सहसंबंध होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य अधिगमकर्ता में सक्रिय परिवर्तन लाना है। तो जो भी शिक्षा है, जो भी टीचिंग होता है, उससे आउटकम क्या निकल के आना चाहिए, सक्रिय परिवर्तन। मान लीजिए कोई अच्छा बच्चा नहीं है, पढ़ने लिखने में नहीं है, लेकिन उसके 2-4 ऐसे स्कूलों में भेज दीजिए जहाँ पे टीचर बहुत मारने वाले होते हैं, उनके पास अगर भेज दीजिए और उसके बाद फिर देखिए वहाँ का डिसिप्लिन अगर अच्छा है, टीचिंग सिस्टम अच्छा है, तो आपके बच्चे में वह सक्रिय परिवर्तन दिखने लगेगा। शिक्षण सही नहीं तो निष्कर्ष भी सही नहीं आएगा। तो जैसी शिक्षण होगी, जितना आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, संचार कर पाएंगे अपने ज्ञान का, जो टीचर कर लेगा, तो जो टीचर करेगा, तो टीचर के ऊपर ये निर्भर करता है कि शिक्षण कैसे हो रहा है। तो शिक्षण का अगर प्रेजेंटेशन या संचार अच्छे से नहीं हो पाया तो बच्चे का रिजल्ट तो गलत आएगा ही, ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर
5वां पॉइंट है ये 5वां, जब शिक्षक शिक्षण करवाता रहता है तो वह भी सीखते रहता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टीचर जो रहता है, एक अच्छा टीचर रहता है, वो पढ़ाते पढ़ाते अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहता है। हम लोग देखते हैं कि जब टीचर ज़्यादा उसी विषय को पढ़ा लेता है तो एक्सपर्ट हो जाता है और अच्छे से पढ़ा सकता है उस चीज़ों को। तो ये चीज़ें शिक्षण का एक गुण है, उद्देश्य, विशेषता है ये। फिर है लर्निंग जीवन में कभी भी होता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कहीं भी सीख सकते हैं और कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन टीचिंग के लिए हम लोग के पास स्टूडेंट और टीचर का होना जरूरी है। और स्टूडेंट कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन अगर शिक्षण की क्रियाविधि हो रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे छात्र और स्टूडेंट का होना, छात्र और टीचर का होना अनिवार्य है। इसके बाद है, आप लोगों को एक समझ आ गया होगा, तो मैं इसका रिकैप ले लूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, कुछ बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो मॉडल ऑफ टीचिंग है, उसमें है पेडागोजी मॉडल है, एंड्रागोजी मॉडल है और ह्यूटागोजी मॉडल। तो आपका पेडागोजी जो मॉडल होता है वो बच्चों के लिए होता है, और एंड्रागोजी जो मॉडल है युवाओं के लिए, किशोर अवस्था के लोगों के लिए। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो एमए करने के बाद जब आप पीएचडी या फिर उससे और तर्क वितर्क करके ज्ञान को और अच्छे से सीख लेते हैं स्वनिर्मित, तो वहाँ पे ह्यूटागोजी मॉडल अप्लाई होता है। तो हम लोग पेडागोजी मॉडल को देख लेते हैं। पेडागोजी मॉडल का क्या मतलब है, क्या होता है? तो यह टीचिंग के मॉडल हैं, बेसिक मॉडल है। इससे क्वेश्चन बन के आते हैं। इस चीज़ को जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, उससे क्वेश्चन बन के आया है, उसके आधार पे मैं अपना खुद का नोट बनाया हूँ ये। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। जिस तरीके से मैं नेट पास आउट किया हूँ ना, तो वो मैं इन चीज़ों को ही पढ़ के पास किया हूँ। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए कि पेडागोजी मॉडल क्या है, एंड्रोगोजी मॉडल क्या है, ह्यूटागोजी मॉडल क्या है, और जो मैं टीचिंग के डेफिनेशन बताया, विशेषताएं बताई और ये कुछ अवधारणाओं को लेकर बात किया, तो ये चीज़ें पूछी गई हैं, उसके आधार पे ही मैं नोट तैयार किया हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और आने वाले टाइम पे आप लोग भी नेट हो जाएंगे इन चीज़ों को पढ़ के। तो हम लोग पेडागोजी मॉडल को ले लेते हैं। पेडागोजी मॉडल में क्या है? पेडागोजी मॉडल शिक्षक की भूमिका जो रहती है वो मुख्य होती है। तो पेडागोजी मॉडल मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर जो अप्लाई मॉडल होगा। जैसे KG1 KG2 पहली दूसरी के जो बच्चे रहेंगे उन पे पेडागोजी मॉडल अप्लाई होगा। तो शिक्षक उसमें मूल्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि शिक्षक जो है वहाँ पे अगर ढीला पड़ गया तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं है, बच्चों को कुछ आता जाता है नहीं, तो शिक्षक ही वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाएगा और बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सारी चीज़ें शिक्षक के ऊपर डिपेंड करेगी। तो शिक्षक यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पेडागोजी मॉडल पे। फिर यहाँ पे जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वह इस मॉडल पे निर्भर रहेंगे। फिर चौथा पॉइंट जो है हम लोग का, लर्नर के पास फैल की जो जिम्मेदारी है वह भी शिक्षक के ऊपर होगा। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया और छोटे बच्चे अच्छे से नहीं जान पाए, तो उनके माता पिता तो कहेंगे कि टीचर जो है वही खराब है, क्योंकि बच्चों को तो कुछ आता जाता है नहीं। तो बच्चे अगर अच्छे से नहीं जान पाएंगे उस ज्ञान को, अगर टीचर अच्छे से संप्रेषित नहीं कर पाया, तो उनका रिजल्ट खराब आएगा। तो वहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी हो जाएगी। ये चीज़ें कोचिंग क्लासेस में जो कोचिंग क्लास लेते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। और जो लोग KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके ऊपर भी यही पेडागोजी मॉडल अप्लाई होता है। पेडागोजी मॉडल में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका जो रहती है वो शिक्षक की रहती है और छात्र वहाँ पे निष्क्रिय रहता है। जैसे क्वेश्चन भी बन के आते हैं UGC नेट में। इसके बाद है जो लर्नर है, तो लर्नर के ऊपर जो बात होगी, तो लर्नर इस पे क्या करेगा, लर्नर कैसे मोटिवेट होगा, कैसे इस चीज़ को पढ़ेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग या तो ज्ञान देने के लिए उस बच्चे को मारते हैं
बाह्य बल का प्रयोग कर सकते हैं और पुरस्कार देकर भी शिक्षा को जो ज्ञान है उसे दिया जा सकता है। तो पेडागोजी मॉडल में शिक्षक की मुख्य भूमिका रहती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी जिम्मेदारी शिक्षक की रहती है। पास फेल भी शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। और अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अगर वो जान गए कि बच्चा शैतान है और पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तब टीचर वहाँ पे बाह्य बल और पुरस्कार देकर उसको प्रेरित करता है। और पेडागोजी मॉडल को देने वाले का नाम है फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 1906 में अपने कार्य सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र यूनिवर्सल पेडागोजी में शिक्षण के 5 चरणों के अंतर्गत समर्थन कर बताया कि कैसे हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। टीचर को क्या करना है? प्रिपरेशन। सबसे अच्छा और सबसे सरल जो चीज़ें होंगी उन चीज़ों को लेकर आना। तो आप लोग देखते होंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में बहुत सारी चीज़ें, खिलौने, एक सीढ़ियाँ रहती हैं, उसमें 1 2 3 बस ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो वो चीज़ें हूबहू वहीं पे रखी जाती हैं एक मॉडल बना के। तो इस पहले तो साधन रचना करना चाहिए, पहले प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर उनको प्रेजेंटेशन करना चाहिए। बच्चों के सामने प्रेजेंट कैसे करें उसके ऊपर भी फ्रेडरिक हर्बर्ट ने बताया कि बच्चों को वो चीज़ें दे दीजिए। मान लीजिए उदाहरण मैं अगर एक दूं तो आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर KG1 KG2 के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनको हम लोग मॉडल तो दे दिए, 1 2 3 लिखा हुआ है, उसमें आम दे दिए, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आम दे दिए। और आम देने के बाद 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को 2 2 आम दिए और 2 आम हम लोग आम को कह देंगे कि बेटा इसको फेंक दो, अब तुम्हारे हाथ पे कितने आम बचे, तब बच्चा बताएगा 1 2। तो वो क्या हो रहा है, वो चीज को आसानी से सीख रहा है और बच्चों के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो, एक खेल के तरीके से ज्ञान का संचार हो जा रहा है। तो पेडागोजी मॉडल में प्रस्तुति, जो फ्रेडरिक हर्बर्ट ने बताया, दूसरा पॉइंट है उसकी प्रस्तुति भी जरूरी है। किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, आप डांट के कर रहे हैं तो पर भी बच्चा डर के करेगा, पुरस्कार दे रहे हैं तो खुशी खुशी उस चीज को सीखेगा। तो ये चीजें अप्लाई होती हैं। फिर संस्थागत रूप देना, एसोसिएशन, तो थोड़ा सा अनुशासन को भी विशेष गंभीरता देनी पड़ती है। फिर उसके बाद समानीकरण की बात कहते हैं, फिर एप्लीकेशन की बात, आवेदन करने की बात करते हैं, मतलब उस पर अप्लाई करने की बात करते हैं। तो हम लोग का जो पेडागोजी मॉडल है उस पर बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं हम लोग, इस बात को फ्रेडरिक हर्बर्ट ने बताया है 5 पॉइंटों में। साधन रचना, प्रस्तुति, संस्थागत रूप देना, समानीकरण एंड अप्लाई करना। तो ये चीज़ें पेडागोजी मॉडल में अप्लाई होता है। तो पेडागोजी मॉडल में छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाने खुद जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें या क्या समस्या आती है, तो उसका निवारण हम लोग कैसे करें। ठीक, आगे चले जाते हैं। आगे का जो मॉडल है एंड्रागोजी मॉडल। एंड्रागोजी मॉडल में हम लोग देखते हैं, यह जैसे हम लोग हैं अभी जिस एज में हम लोग हैं, अभी PhD स्कॉलर नहीं हो पाए हैं, तो हमें खुद पता है कि हमें क्या करना है, खुद को मान लेते हैं। जो लोग का MA कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, जो कॉलेज में हैं बच्चे, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो वहाँ पे जो लर्नर है उसे पता रहता है कि हमें क्या करना है। ठीक, मान लीजिए कि आप लोगों को नेट JRF करना है, तो आपको पता है, वह ज्ञान आपको पता है, तभी आप उस चीज़ पे लगे हैं। लेकिन कैसे करना है उसके लिए या आप लोग बहुत सारी पुस्तकें छान मारेंगे, वीडियो देखेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करेंगे आप खुद से। तो वो उसके लिए आपके पास एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा दिशा दिखाने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहता है कि कैसे करना है। इसके बाद इसमें सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, खुद दिशा निर्धारित करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, वहाँ पे बुद्धि खुल जाती है, जैसे हम लोग की अवस्था है। फिर थर्ड पॉइंट में है लर्नर अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। फिर मूल्यांकन भी स्वयं करेगा। मान लीजिए बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नेट सेट BEd DEd की भी बहुत सारी एग्जामें होती हैं, उसमें बच्चा जो लर्नर है वो स्वयं निर्धारित कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे साथ क्या समस्या है, मुझे क्या पढ़ना है। तो वो अपने मन मस्तिष्क में ही ये चीज़ें
सॉल्व कर लेता है और अपने आप जो जिस पे उसे जाना रहता है, जिस दिशा में उसे जाना रहता है, उस पे वो खुद चला जाता है। यहाँ पे उतना शिक्षक का कोई हाथ हस्तक्षेप नहीं रहता, बस शिक्षक यह बताता है कि कैसे जाना है, उस दिशा को बता देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो लेवल है इस पे अप्लाई होती है। जो टीचर आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बस क्या करते हैं, बस दिशा बताएंगे। वो सारी चीज़ें बता नहीं सकते ना कि ABCD क्या क्या समस्या आ गई, आपका मैथ वीक है तो मैथ वीक नहीं है तो फिर से थोड़े आपको दोबारा वहाँ पे कॉलेज पे आपको मैथ पहली दूसरी के जो जोड़ घटाव वाली चीज़ें हैं वो थोड़े पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये चीज़ें अप्लाई एंड्रोगॉजी मॉडल में होता है। फिर है यहाँ पे जो लर्नर है वो स्वतंत्र रहता है, सीधी सी बात है। हम लोग खुद स्वतंत्र हैं, अपने मन से खुद सवाल उठेगा, खुद ही उसका निवारण करेंगे। तो ये चीज़ें एंड्रोगॉजी मॉडल पे होता है और एक अच्छे लर्नर के गुण भी इसके अंदर आते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से देखते रहिएगा। फिर मोटिवेशन आंतरिक होता है। मोटिवेशन जो है वो खुद से होता है, बाहर के लोगों से उतना नहीं होता, वो खुद से संतुष्ट होता है। मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं नेट JRF की तैयारी कर रहा हूं, तो यह मेरा खुद का निर्णय है। मैं खुद उस दिशा में गया, मैं उसके बारे में जानकारी लिया, मैं उसके बारे में पढ़ा, तब जाकर मैं चीज़ें पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे आंतरिक खुशी मिल रही है। और जैसे आप नेट का मान लीजिए, नेट का या बड़ी बड़ी चुनौती के जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्रैक कर लेते हैं, तो आपको पुरस्कार या ये चीज़ें नहीं मायने रखती, आप अंदर से खुश होते हैं कि हाँ मैं खुश हो गया, मैं इस चीज़ें क्लियर कर लिया। तो ये चीज़ें एंड्रोगॉजी मॉडल के अंतर्गत आता है। 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कफ ने यह सिद्धांत दिया था एंड्रोगॉजी मॉडल का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मॉडल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक और मॉडल है, इसका नाम है ह्यूटागोजी। ये ह्यूटागोजी मॉडल है। तो ह्यूटागोजी मॉडल क्या कहता है, लर्नर को पता होता है क्या करना है और कैसे करना है। तो रिसर्चर के मन में खुद प्रॉब्लम आता है। पहला पॉइंट ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या का चयन जो है हम लोग के रिसर्च में। तो पहला पॉइंट ही ऐसा है कि लर्नर क्या कर रहा है, खुद से सवाल उठा रहा है और खुद उसकी खोज करने निकल चुके हैं। तो वहाँ पे बस टीचर, हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे उनके अंडर में जो सीटें आती हैं PhD करते हैं, तो बस वो लोग गाइड करते हैं और सारी चीज़ें लर्नर जो है वो खुद करते हैं। फिर लर्नर जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, लर्नर समस्या का हल सर्च खुद करते हैं। मोटिवेशनल, अनुभव कर सीख मजा लेते हैं। तो अनुभव जितना उनको अच्छा लगेगा, अनुभव अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वह अमीर आदमी बना है, तो वो उन चीज़ों को बताएगा कि मैं गरीब था पहले, ये चीज़ें हुई, मुझे ये समस्या हुआ था, ये चीज़ें थी। वहाँ पे पैसे रुपए से मतलब नहीं है उसका, बहुत अमीर अरबपति बन चुका है, लेकिन जो अनुभव किया रहेगा वो बताएगा। तो वो उसका मोटिवेशन रहता है कि मैं इस तरीके से जूझा, ये लड़ाइयाँ हो, मैं नेट JRF कैसे पास किया, कैसे तैयारियाँ करता था। तो वो जो अनुभव है उसमें जो लर्नर है, अधिगम करता जो है, वो खुश रहता है। तो ये चीज़ें उसे अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से वो खुश होता है। मान लीजिए हम लोग JRF नेट कर लिए, JRF करने के बाद PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो वो हमारी एक जो यात्रा होगी वो सुखद यात्रा के रूप में हम लोगों को बता सकेंगे। तो ह्यूटागोजी मॉडल पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। यहाँ पे मैं एक कंपेयर बनाया हुआ है, कंपेयर चार्ट करके एक छोटा सा बनाया हूँ मैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लर्नर जो है लेवल 1 में पेडागोजी वो क्या है, निष्क्रिय है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो कंट्रोलर है वो प्लस में रहता है, ये चीज़ें देख रहे होंगे आप। लर्नर जो है माइनस रहेगा, एकदम माइनस रहेगा, बच्चे को कुछ नहीं आता, वो सब टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद जब हम लोग स्टेप 2 में चले जाते हैं एंड्रोगॉजी मॉडल, तो थोड़ा सा लर्नर का जो इंस्ट्रक्टर है वो रहता ही है, जो टीचर रहता है वो हाथ दिशा दिखाता ही है, लेकिन सारी जिम्मेदारी वो जो अधिगम करता रहता है वो ले लेता है। फिर लर्नर मेच्योर जब हो जाता है तब ह्यूटागोजी मॉडल आता है और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो टीचर का हाथ है वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हमने आज टीचिंग एप्टीट्यूड में डिफिनेशन
और कुछ अवधारणाएं, कुछ फिलोसफी टीचिंग के देखे, और साथ में हमने देखा टीचिंग के कुछ 3 मॉडल। तो ये इनसे क्वेश्चन बन के ही आते हैं। तो आप लोग जितना अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे, जान लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तब आपको खुशी होगी कि ये चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, और पढ़ने के बाद आप अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं डेली शाम के समय या सवेरे पहले पेपर के ऊपर वीडियो बना के डेली डालूंगा। 20 दिन ही टोटल बचे हुए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का इस बार नेट जीआरएफ क्रैक हो जाए, और मैं सिलेबस पूरा कर लूँगा। जिस तरीके से मैं नेट पास आउट हुआ, तो जिस तरीके की मेरी तैयारी थी, मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, इतना मेहनत करके बना के नोट्स खुद के प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं जो चीज़ दे रहा हूँ उससे मेरे दोस्त भाई अच्छे से नेट जीआरएफ कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी आंतरिक खुशी का अनुभव करूँगा, और अनुभव कर करके सीख रहा हूँ, तो वो मुझे भी आने लगेगा कि मेरे द्वारा इतने लोग पढ़ाएगा, और मैं जो बताया उससे वो नेट क्रैक कर लिए। तो हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने टीचिंग के बारे में जाना। टीचिंग क्या है? एक योजनाबद्ध तरीका है ज्ञान को देने का, और उसकी ज्ञान को देने का एक योजनाबद्ध तरीका है। वो तरीका है, लेकिन उसकी क्षमता क्या है? उस ज्ञान को दूसरे को अगर आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो बता पा रहे हैं या संप्रेषण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, और क्षमता है तो आप उस ज्ञान को अच्छे से संचारित कर सकेंगे। तो ये एप्टीट्यूड में आ जाएगा। ठीक, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मिलके बना हुआ है। एक योजनाबद्ध तरीके के ज्ञान जो है हम लोगों का, उसे अधिगमकर्ता लर्नर के पास भेजना, उसे सिखाना, और उसके अंतर्गत सक्रिय परिवर्तन लाना। इसके बाद हम लोग के पास कुछ फिलोसफी है, कुछ कॉन्सेप्ट थे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था शिक्षण के 3 आधार। तो 3 आधार के रूप में हम लोग ज्ञान के जो शिक्षण है, तो शिक्षण क्या है कि योजनाबद्ध तरीका है, तो तरीके में क्या पढ़ाएंगे उसको लेकर ये फिलोसफी है। तो यहाँ पे जो है पहला शिक्षण के 3 आधार, उसमें क्यों कहाँ से आता है? दर्शन शास्त्र से आता है। मनोविज्ञान कैसे करें, वो मनोविज्ञान से आएगा। और क्या करें, किसके लिए करेंगे, समाज शास्त्र से वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। इसके बाद मैंने आदर्शवाद के बारे में बताया। आदर्शवाद किसको मानता है? आइडियलिज्म गॉड को मानता है, जो परमेश्वर है, परम परमात्मा ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में जो ब्रह्म को जान लेना ही असली ज्ञान है, इस चीज़ के ऊपर आदर्शवाद बात करता है। इसके बाद इसके समर्थक थे फॉरवेल केंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरविंदो। इसके बाद है हम लोग का प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का अर्थ है कि प्रकृति के जितने भी चीज़ें हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं, वो प्रकृति से ही सीख रहे हैं, प्रकृति का ज्ञान ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं आजकल जो शिक्षण व्यवस्था में है, तो उन चीज़ों का ज्ञान प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। जो प्रकृति में व्याप्त है, उन चीज़ों का ही ज्ञान सही मायने में ज्ञान है। और इसे कैसे सीखते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप सीखेंगे। यहाँ पे उदाहरण भी दिया था मैं कि अगर कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसे गिरने दीजिए, और वो अपनी भूल का अगर वो अपनी भूल का एहसास कर लेगा तो वो उसका ज्ञान बन जाएगा। इसके समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर, रोसो, हर्बर्ट स्पेंसर करके थे, वो थे। फिर हमने तीसरा पॉइंट पे बात किया था प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में ये कहता है प्रेगमेटिज जो है, प्रेगमटिज्म जो है सिद्धांत, वो जॉन डेवी ने दिया हुआ था। जॉन डेवी कहते हैं कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। आप सीखते कहाँ से हैं? एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से आप शिक्षा लेते हैं, तो वही आपका ज्ञान रहता है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं यहाँ पे दूँ, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ कि कहीं